अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी बिलियन का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 6। जी हाँ गाइज, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था राउल्ट का नियम। जी हाँ गाइज, राउल्ट का नियम। और इस वीडियो में हम देखेंगे आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और उसके बाद देखेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। गाइज देखिए, सभी का सभी टॉपिक राउल्ट के नियम से ही संबंधित है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर अभी तक आपने राउल्ट का नियम यानी इससे पिछले वाला लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, तभी ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर वो टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ सारे लेक्चर मिल जाएंगे चैप्टर 2 के। या फिर आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड कर लीजिएगा। आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे नीलेश क्लासेज तो आ जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और वहाँ भी आपको सारी वीडियो लगातार मिल जाएगी। वहाँ पे आप एक ही बार में खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे और लगातार हर लेसन की सारी वीडियोज दिख जाएंगी। ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं, हमसे अच्छे से जुड़ना चाहते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, 80% तक मार्क लाना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, मात्र 499 499 रुपये में आपको सारे 12 के सारे सब्जेक्ट के नोट्स, उसके अलावा और नोट्स में हैंड रिटेन नोट्स रहेंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी होता है उसका सॉल्यूशन, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और प्लस आपको हमारे व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई भी आपको पढ़ते समय डाउट होता है तो आप मैसेज कर देंगे तो तुरंत आपको जवाब भी दे दिया जाएगा। तो आप बेझिझक आप हमें 499 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन में ही कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा कि हमें कहाँ पेमेंट करना है, कैसे करना है, आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी। ठीक है, और आपको हमारे बैच में ऐड कर लिया जाएगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। देखिए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को बताने से पहले मैं आपको थोड़े पिछले लेक्चर के बारे में बता दूं। पिछले लेक्चर में हमने राउल्ट का नियम देखा था और उसके अनुसार राउल्ट के नियमानुसार हमने निकाला था कि P1 इक्वल टू होता है P1 नॉट इंटू x1 होता है। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन होती है P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, और एक और कंडीशन होती है PT यानी P टोटल। ठीक है, PT यानी P1 प्लस P2। देखिए, P1 प्लस P2, देखिए हमने देखा था कि मान लीजिए एक ये टैंक है या कुछ भी है, इसमें आपके मान लीजिए बिलियन है, बिलियन यानी दो पदार्थ है, एक मान लीजिए एक पदार्थ और एक ये दो पदार्थ, मतलब एक कोई ये पदार्थ है, मान लीजिए H2O है, जल है। ठीक है, और मान लीजिए ये H2SO4 है। तो हमने देखा था कि अलग अलग इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब हमने अलग अलग देखा था। ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार। और उसके बाद हमने डाल्टन के नियमानुसार देखा था कि अगर इनके अलग अलग वाष्प दाब कुछ हैं तो डाल्टन ने बताया था कि किसी भी बिलियन में, ठीक है, अगर हम अलग अलग वाष्प दाब निकाल लेते हैं तो मतलब पूरे बिलियन का जो वाष्प दाब होगा सभी के योग के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ PT इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाता है। ठीक है, हमने ये तीन चीज़ें देखी थी पिछले लेक्चर में। तो देखिए, यही इसी के आधार पर हम क्या करते हैं कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का मतलब डिफिनीशन देते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, यहाँ सभी पालन कर रहा है, ये भी पालन कर रहा है, ये भी पालन कर रहा है, ये भी पालन कर रहा है। और अगर ये हो जाए कि P1 इक्वल टू नॉट, ठीक है, P1 इक्वल टू नॉट P1 0, ठीक है, या P1 नॉट x1, ठीक है, या P2 इक्वल टू नॉट P2 0 इंटू x2, या PT इक्वल टू नॉट P1 प्लस P2। ठीक है,
तो ये आप लोग का हो जाएगा अनादर्श विलयन, ठीक है, क्योंकि यह सभी सांद्रताओं पे राउल्ट का नियम का पालन नहीं कर रहा है। देखिए यह नॉट यानी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वही आप ऐसे मतलब आदर्श विलयन का डिफिनीशन कैसे देंगे, जो आदर्श विलयन हो गया, ठीक है, इसका आप देंगे आदर्श विलयन का जो डिफिनीशन है इसका इसी के आधार पे आप लोग देंगे। कैसे कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। और वहीं अनादर्श विलयन, जो अनादर्श विलयन आपका हो गया उसका डिफिनीशन, ठीक है, आप इसके आधार पे देंगे, ठीक है, इसके आधार पे, ठीक है। कैसे ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं, नाट है तो नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो आई होप आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्लियर हो गया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में यह प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। तो आप आदर्श विलयन आ जाए आपके एग्जाम में, तो ऐसे आप हेडिंग डाल दीजिएगा आदर्श विलयन, उसके बाद लिख दीजिएगा कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और नीचे आप ये भी लिख सकते हैं ये तीनों, और नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नीचे आप उदाहरण लिखिए, या इसी तरह आप लिख सकते हैं कि P1 इक्वल टू P1 नाट इंटू x1, P2 इक्वल टू P2 नाट x2, ऐसे आप मतलब ये तीनों को लिख सकते हैं। उसी प्रकार अनादर्श विलयन में भी आप इसी तरह लिख सकते हैं कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और नीचे उदाहरण के तौर पर आप इन्हें लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। तो आई होप आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक लॉजिक है, ठीक है। यहाँ अगर ये P1 इक्वल टू नाट, देखिए इसको यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ ये P1 इक्वल टू नाट है, P1 0 x1 के, इसका मतलब क्या है, मतलब ये P1 इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तो ये अधिक है कि तो ये अधिक है, ठीक है, यानी एक अधिक है, यानी यहाँ एक कंडीशन, यहाँ दो कंडीशन आ सकती है। ये P1 अधिक हो सकता है P1 नाट इंटू x1 से, या P1 जो है, ठीक है, वो कम हो सकता है, ठीक है, P1 कम हो सकता है P1 नाट x1 से। आप बात को समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए इसको मैं इधर इस साइड में आपको अच्छे से समझाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अभी हमने देखा यहाँ कि मान लीजिए P1 इक्वल टू नाट है P1 नाट इंटू x1 के, ठीक है, या P2 इक्वल टू नाट है P2 नॉट इंटू x2, या PT यानी P इक्वल टू नाट है P1 प्लस P2 के। ये हमने अभी पीछे ये देखा, ठीक है। तो इससे क्या मालूम चलता है, देखिए यहाँ हमें दो चीज़ें मालूम चलते हैं। इससे क्या क्या चलते हैं, चलिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और गाइस थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो सभी लोग घर पे हैं इस टाइम, तो थोड़ा हो सकता है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो सो आप मैनेज कर लेना। देखिए इसका कहने का मतलब P1 मतलब बराबर नहीं है इसके, तो इसका मतलब क्या कि तो ये बड़ा है कि तो ये बड़ा है, ठीक है, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, कि तो ये बड़ा है कि और ये छोटा है, या कि तो ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। यानी यहाँ से हमें दो कंडीशन मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगी कि P1 जो होगा वो ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा P1 नाट इंटू x1 से, या ये P2 जो होगा बड़ा होगा, ठीक है, P2 जो होगा बड़ा होगा P2 नाट x2 से, ठीक है, यहाँ x1 रहना चाहिए, ठीक है। या फिर ये PT होगा, जो PT यानी P कुल होगा वो बड़ा होगा P1 प्लस P2 से, ठीक है, P1 प्लस P2 से। ये हमें फर्स्ट कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, इस अवस्था में। या फिर ये भी हो सकता है, ये सेकंड कंडीशन हो सकता है कि P1 जो होगा छोटा हो जाएगा, ठीक है, P1 नाट इंटू x1 से, यानी ये बड़ा हो सकता है, ठीक है। या एक ये इसमें मतलब यही कंडीशन मिलेगी, यानी इधर वाला अब सारा छोटा हो सकता है इधर वाला से, ठीक है। या PT इक्वल टू हो सकता है P1 प्लस P2, इस टाइप के हमें ये दो कंडीशन मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने देखा इसको, तो इसके अनुसार ये हमें दो कंडीशन मिल सकती है, ठीक है। मान लीजिए P1 बराबर नहीं है इसके, तो इससे यहाँ ये शो होता है कि तो ये बड़ा है कि तो ये बड़ा है, यानी हमें दो कंडीशन मिल सकती है, यानी ये यहाँ बड़ा नहीं तो कि तो ये बड़ा है कि तो ये बड़ा है, या यहाँ भी वही है तो कि तो ये बड़ा है कि तो ये बड़ा है, यानी यहाँ से हमें दो कंडीशन मिलते हैं कि तो एक बार इधर वाला सारा बड़ा होगा या इधर वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसी को हम कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। देखिए यहाँ ये चीज़ें अधिक हो जा रही है, ठीक है, ये चीज़ें अधिक हो जा रही हैं, ठीक है। और यही राउल्ट ने बताया था कि जब विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा बनाए गए, ठीक है, राउल्ट के नियम द्वारा बनाए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, ये अधिक होता है, तो क्या होता है, धनात्मक विचलन होता है। तो यहाँ क्या होता है, धनात्मक विचलन होता है,
ठीक है। और यहाँ वही यहाँ कम होता है कि जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा बनाए गए वाष्प दाब से कम होता है तो वह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। ठीक है दोस्तों, क्या विचलन मतलब कमी, ठीक है, विचलन मीन्स क्या, कमी, ठीक है, त्रुटि एक तरह से बोल सकते हैं। तो आपको राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन भी क्लियर हो गया। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए कहा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि मतलब राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्या है, तो केवल आप डिफिनीशन लिख दोगे कि जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा बनाए गए वाष्प दाब से अधिक होता है तो वह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्या आप दोगे कि जब विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन है उसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा बनाए गए वाष्प दाब से अधिक हो, यानी ये वाला इधर साइड वाला अधिक हो, तो क्या होता है कि वह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ऋणात्मक विचलन कब प्रदर्शित करता है, तब ये कम हो। तो इसको कैसे अपनी भाषा में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कि जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा बनाए गए वाष्प दाब से कम हो, ये क्या हो, कम हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि वह नियम होता है बनाए गए वाष्प दाब से कम होता है तो वह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इस तरह आप इसकी दोनों की डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए एक बार मैं अच्छे से फिर से मतलब सारा डिफिनीशन अच्छे से बता देता हूँ। ये तो मैं आपको सिंपली अच्छे से ये समझाया, ठीक है। देखिए अब आदर्श विलयन की डिफिनीशन क्या देंगे आप, कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखिए आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें एकदम अच्छे से लिखी गई हैं। आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से हमारा नोट्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आदर्श तथा अनादर्श विलयन में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन एक बार और समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। देखिए अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर को समझाइए, अंतर लिखिए, तो आप दो खाने बना लीजिएगा। इधर एक आदर्श विलयन का, ठीक है, आदर्श विलयन का, और इधर एक आप बना लीजिएगा अनादर्श विलयन का, अनादर्श विलयन का। देखिए मैं 60 में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और देखिए क्या होता है इन दोनों में अंतर। देखिए सबसे पहला अंतर मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी अंतर हो सकता है, आप देख लीजिएगा, मैं 2-3 थे बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि शुद्ध अवयव हैं, ठीक है, शुद्ध अवयव को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने के लिए जो हुआ एंथैल्पी परिवर्तन है वह शून्य होता है। या आप इस तरह देखोगे डेल्टा जो H होता है ना, डेल्टा H होता है वो 0 होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये डेल्टा H होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता है। यानी देखिए इसमें हम कोई भी दो अवयव ले ले, शुद्ध अवयव ले ले, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भी ले सकते हैं। तो शुद्ध अवयव को मिश्रित करके यानी एक में मिला करके मिश्रण बनाने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन यानी ऊर्जा लगती है वो शून्य लगती है, ठीक है। यानी एक तरह से बोले तो मतलब न बाहर से ऊर्जा आती है और न उसमें से बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, आप नोट्स ले लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से लिखा हुआ है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं समझा रहा हूँ और एक बार वहाँ पढ़ लेंगे आपको तो अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अनादर्श विलयन में वही, अनादर्श विलयन में इधर आप लोग लिख दोगे, ठीक है, कि शुद्ध अवयव को मिश्रित करके मिश्रण बनाने के लिए हुआ एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, यानी इसमें ऊर्जा लगती है एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में यहाँ अंतर, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन के अनुसार। या सीधे आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो कि आदर्श विलयन में, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है और यहाँ पर लिख सकते हो कि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड जो है उसमें आप लोग क्या लिखोगे, सेकंड जो है, ठीक है। देखिए मिश्रण बनाने के लिए अवयव को मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डेल्टा भी होता है वो शून्य होता है और इसमें जो डेल्टा भी होता है शून्य नहीं होता है, ठीक है। ये सेकेंड चीज़ आप लोग याद रखिए, यानी मिश्रण बनाने के लिए जब हम अवयव को मिश्रित करते हैं तो जिसमें इसमें क्या होता है कि आयतन जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो शून्य होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मिश्रण बनाने के लिए अवयव को मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, ठीक है, इसमें परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप यहाँ भी आपको ये दोनों यहाँ भी ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गई। उसके बाद चलिए एक तीसरा अंतर मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा कठिन है लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए ये क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं 60 में यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। मैं 60 में इसको चलिए इसको अभी बता दे रहा हूँ, ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
ए बी, ठीक है। यहाँ आकर्षण लिख देता हूँ, यहाँ तीनों में आकर्षण रहेगा, ठीक है। यहाँ भी आकर्षण, यह बराबर है, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या, देखिए बिले बिले, ठीक है, बिले बिले आकर्षण, ठीक है, बिले बिले आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण इक्वल टू, ठीक है, बिले विलायक आकर्षण होता है किसमें, आदर्श विलयन में, ठीक है। अब देखिए इसको आप केवल याद रखिए, ठीक है, ज़्यादा इसमें डीपली मत जाइए, नहीं तो इस पर एक और टॉपिक मतलब एक लेक्चर बन सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आप देखिए मैंने ये शॉर्ट में लिखा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ए मतलब बिले, ठीक है, और बी मतलब विलायक, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि बिले बिले विलायक विलायक, देखिए बिले बिले, ठीक है, उसके बाद कामा दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे विलायक विलायक इक्वल टू बिले विलायक, और नीचे आकर्षण सब में कि बिले बिले आकर्षण, ठीक है, कामा विलायक विलायक आकर्षण इक्वल टू बिले विलायक आकर्षण होता है, ठीक है। ये आदर्श विलयन में। और अनादर्श विलयन में आप क्या लिखेंगे, सेम वही लिखेंगे, ठीक है, कि ए यानी आदर्श बिले बिले आकर्षण, ठीक है, ये आकर्षण, उसके बाद कामा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे विलायक विलायक आकर्षण, ठीक है, इक्वल टू नाट बिले विलायक आकर्षण, ठीक है, ए इक्वल टू नाट बी, ठीक है। या यहाँ सॉरी यहाँ तो मैंने दे दिया नाट, तो यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आकर्षण लिख दीजिए, यहाँ भी आकर्षण लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको पूरे को आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है, या कैसे लिखोगे मैं समझा देता हूँ, आप नोट्स ले लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एकदम लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। देखिए बिले बिले आकर्षण, ठीक है, कामा विलायक विलायक आकर्षण इक्वल टू बिले विलायक आकर्षण, इसमें होता है, इसमें बराबर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बिले बिले आकर्षण, ठीक है, उसके बाद कामा विलायक विलायक आकर्षण इक्वल टू नाट बिले विलायक आकर्षण होता है, इसमें बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब इसको बराबर नहीं होता है, क्यों होता है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर अब हम जाएंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डीपली चले जाएंगे, और वो आपके एग्ज़ाम के थ्रू मतलब इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि उतना डीपली जाना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप IIT JEE मीन्स नीट का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे होंगे कि आपको मतलब एक एक चीज़ें मतलब क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए राउल्ट के नियम से एक बार और हम देख लेते हैं कि धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है, ठीक है। देखिए हमने देखा था अनादर्श विलयन में, ठीक है, हमने अभी अनादर्श विलयन में देखा था कि जो अनादर्श विलयन होता है उसमें क्या होता है कि P1 इक्वल टू नाट होता है, ठीक है, P1 नाट x1 के, ठीक है, या P2 इक्वल टू नाट होता है, ठीक है, P2 नाट इंटू x2 के, ठीक है, या P1 जो PT होता है, जो PT यानी P कुल इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नाट होता है P1 प्लस P2 के। तो यहाँ ये अनादर्श विलयन यहाँ हमको निकल कर आया। तो देखिए यहाँ पे हमने अनादर्श में ये देखा था, अनादर्श विलयन में। तो यहाँ से हमें क्या, इससे क्या मालूम चलता है, यहाँ आप दिमाग लगाइए, ठीक है। मतलब P1 अगर इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि P1 इससे कि तो बड़ा हो सकता है, ठीक है, कि तो छोटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ P2 इसके बराबर नहीं है तो P2 इससे बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ PT इक्वल टू नाट यानी PT जो है इन दोनों के योग के बराबर नहीं है, तो PT की तो इससे इन दोनों से बड़ा हो सकता है कि तो छोटा हो सकता है। तो यहाँ आपको दो कंडीशन देखने को मिली, ठीक है। यहाँ आपको कितनी कंडीशन देखने को मिली, दो, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिल सकती है, ठीक है, मैंने लिख लिया है। देखिए यहाँ पे ये दो कंडीशन आपको मिल सकती है, ठीक है, कि तो इधर वाला आपका इधर वाले से बड़ा हो सकता है, कि तो इधर वाला, ठीक है, इधर वाले से इधर वाला बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ दो कंडीशन आपको मिल सकती है। तो इसी आधार पे, ठीक है, राउल्ट ने, ठीक है, दो नियम प्रसिद्ध कर दिए, ठीक है, जिसमें पहला होता है आपका राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, ठीक है, विचलन यानी वही कमी, यानी देखिए आपका मतलब सामान्य अवस्था में तो P जो रहना चाहिए, ठीक है, या P1 रहना चाहिए, P1 लेते हैं तो P1 जो रहना चाहिए P1 इक्वल टू P1 नाट इंटू x1 ये बराबर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि बराबर नहीं है तो यहाँ दो आपकी कंडीशन यानी एक तरह से बोले तो त्रुटि आ गई कि तो अधिकतम की या तो कमी की, ठीक है। तो उसी के आधार पर राउल्ट के मतलब विचलन मतलब वही कमी होती है, त्रुटि एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। उसी के आधार पर मतलब यहाँ से दो चीज़ें पता चली और राउल्ट ने इन्हीं के आधार पर मतलब पहले का नाम दिए राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, ठीक है। यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये
राउल्ट के नियम से ये धनात्मक विचलन है, क्योंकि ये वाला पार्ट अधिक है, ठीक है। तो यहाँ धनात्मक विचलन है, और चूंकि ये वाला पार्ट यहाँ कम है तो यहाँ ऋणात्मक विचलन हो रहा है, तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसकी डिफिनीशन आप कैसे लिखोगे, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले धनात्मक विचलन क्या होता है, ठीक है। देखिए जब विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा बनाया गया, जो ये राउल्ट का नियम बनाया गया है, ठीक है, तो राउल्ट के नियम द्वारा बनाए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। इसका जो वाष्प दाब होता है, ठीक है, ये पूरे नियम में बनाए गए इससे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, धनात्मक विचलन होता है। राउल्ट के नियम से क्या होता है, यहाँ धनात्मक विचलन होता है, ठीक है। और वहीं ऋणात्मक विचलन क्या होता है, तो जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा बनाए गए वाष्प दाब से कम होता है। देखिए यहाँ ये जो है ना कम है इसकी अपेक्षा, तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, ऋणात्मक विचलन हो रहा है। तो आई होप आप लोग को धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आप सबको अच्छे से देख लीजिएगा। आप एक बार नोट्स अगर आप बाई कर लिए हैं, अगर आप हमारे पेड मेंबर हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि आप इसको एक बार अच्छे से नोट्स से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए बीच में आप कभी ना कभी तो ये भूल ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि एग्जाम टाइम में एक बार जाकर लाइक अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर में, ठीक है, इससे आप मतलब हमारे नोट्स से सारी चीज़ें दोहरा लेंगे तो आपको फिर मतलब तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स में जाकर एक बार इसे अच्छे से समझ लिए, उसके बाद नोट्स में जाकर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर नए मेंबर हैं आप, अगर अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से हमारा नोट्स बाई कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको ख़रीदने नहीं आ रहा है तो कैसे खरीदे या क्या करें, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और गाइज आप इसका अगला टॉपिक, ठीक है, जो चीज़ें हैं इसका अगला टॉपिक है स्थिर क्वाथी हम पढ़ेंगे शायद, ठीक है, स्थिर क्वाथी। तो जितने भी मेरे पेड मेंबर हैं, ठीक है, स्थिर क्वाथी भी एक बार दोहरा लेंगे, जिससे मैं मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको क्लियर होता चले, ठीक है। तो आप एक बार स्थिर क्वाथी नोट्स से पढ़ लीजिएगा कि स्थिर क्वाथी होता क्या है, उसमें अधिकतम स्थिर क्वाथी, न्यूनतम स्थिर क्वाथी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो बस थैंक यू।